देखो यारो, ऐसा है कि किसी भी गाड़ी को सामान्य रूप से चलने के लिए उसके चारों पहियों को भी सामान्य रूप से चलना बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर एक भी पहिया पंचर होता है तो वो अपने साथ औरों की भी गति को भी स्लो कर देता है। और ऐसी स्थिति में उस गाड़ी का किसी रेस को जीतना तो छोड़ो, अपनी मंजिल तक पहुंचने में भी काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और अभी के समय में बिहार के हालात भी कुछ कुछ उसी पंचर टायर की तरह है, जो भारत देश नामक गाड़ी के गति को धीमा कर रहा है। 2002 के एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 33% लोग ऐसे थे जिनके पास खुद की कोई जमीन ही नहीं थी, और 15% लोगों के पास तो 400 स्क्वायर फीट से भी कम जमीनें थी। और अभी के हालात ये हैं कि बिहार इंडिया का वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। बिहार का लिटरेसी रेट इंडिया में सबसे कम 62% है। बिहार में कोई भी मेजर इंडस्ट्री नहीं है। बिहार में कोई भी मेजर इंडस्ट्री ना होने के चलते बिहार के लोगों को पलायन कर दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाना पड़ता है। हाल ये है कि बिहार भारत के उन राज्यों में आता है जहां का क्राइम रेट सबसे ज्यादा हाई है। बिहार में 52% से ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब कि गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। अभी भी बिहार में 60% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो खाना बनाने के उन पुराने तरीकों मतलब कि लकड़ी पत्तों और गोबर से बने उपलों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार उज्ज्वला जैसे गैस स्कीमें तो लाती है, मगर बिहार में ऐसे भी लोग हैं जो इस स्कीम को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी के समय में 2022 में जहां भारत का पर व्यक्ति इनकम 1.5 लाख के आसपास है, वहीं बिहार का पर कैपिटा इनकम 50,555 रुपए के आसपास है। इसमें भी बिहार दो भागों में बटा हुआ है। एक तबका तो काफी ज्यादा अमीर है और दूसरा काफी ज्यादा गरीब। पर ये हुआ कैसे? हमारे इतिहास की किताबों में तो बताते हैं कि बिहार पहले काफी ज्यादा समृद्ध था। बिहार की राजधानी पटना पहले ग्लोबल ट्रेड सेंटर का हब हुआ करता था। बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि कभी ग्लोबल एजुकेशन का हब हुआ करती थी। बिहार के आर्यभट्ट जिन्होंने दुनिया को शून्य दिया। बिहार के चाणक्य, बिहार के महर्षि पाणिनि जिन्होंने दुनिया भर में ख्याति बटोरी। आज वो बिहार जो दुनिया भर में समृद्धि का एक मिसाल हुआ करता था, वो आज इतना गरीब कैसे? वीडियो को पूरा देखना, पूरी जानकारी देंगे, सुनकर आप भी कहोगे अरे बाबा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं। देखो दोस्त, ऐसा है कि बिहार की बर्बादी को एक लाइन में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और ना ही इसके पीछे कोई एक कारण दिया जा सकता है जो इस बर्बादी को एक्सप्लेन कर सके। बिहार की इस बर्बादी के पीछे कई सारे कारण जिम्मेदार हैं। तो चलिए बिहार की इस बर्बादी को अच्छे से समझने के लिए शुरू से शुरुआत करते हैं और आपको ले ही चलते हैं साल 1793 में। उस टाइम पर भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ करता था, और एज यूजुअल अंग्रेज दूसरे राज्यों की तरह बिहार से भी लगान मतलब कि टैक्स वसूला करते थे। मगर बिहार के साथ दिक्कत ये थी कि बिहार में कभी सूखा पड़ जाता था तो कभी भयंकर बाढ़ होती थी, जिसके चलते अंग्रेजों को बिहार से कभी कभी काफी कम मात्रा में टैक्स वसूल होता था। इसी को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट बिहार में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लगा देती है। इसमें जमींदार नियुक्त किए गए थे जो किसानों से कैसे भी टैक्स लेकर सरकार को एक सेम अमाउंट ऑफ टैक्स भरते रहे, जिसके चलते जो किसान कभी किसी कारणवश अपना टैक्स नहीं भर पाता था उसकी जमीनें छीन ली जाती थी। इसी के साथ समय बीता, देश आजाद हुआ। दौर था 1950, जब भारतीय सरकार ने फ्रीड इक्वलाइजेशन पॉलिसी को अपनाया। और फ्रीड इक्वलाइजेशन पॉलिसी में होता ये था कि सरकार ट्रांसपोर्टेशन पर सब्सिडी देती थी। इसका असर ये हुआ कि जो इंडस्ट्री बिहार में लगनी थी वो कोस्टल एरिया में लगकर बिहार से खनिज मंगाने लगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पर सब्सिडी थी तो ये सस्ता भी पड़ता था। उस टाइम तक बिहार और झारखंड एक हुआ करते थे, तो बिहार में काफी ज्यादा मात्रा में खनिज, मिनरल और कोयले की खदानें पाई जाती थी। बिहार से ट्रक भरकर बाहर तो जाते थे, मगर वापिस हमेशा खाली आते थे। इस फ्रीड इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने बिहार को 1993 तक काफी ज्यादा निचोड़ दिया। 1963 के बाद बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स काफी ज्यादा असर उठाने लगी, जिसने बिहार को पूरे अंदर से खोखला कर दिया। 1991 में जब भारत में लिबरलाइजेशन आया, तब भारत के अन्य राज्य ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने राज्य में लाने में लगे थे, वहीं बिहार अपने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में उलझ कर रह गया। इस गरीबी में आटा गिला तो बैड गवर्नेंस और करप्शन ने कर दिया। आजादी के बाद 1950 में जब लैंड रिफॉर्म एक्ट पास किया गया था, तब ये था कि किसानों को उनकी जमीनें वापस कर दी जाएंगी, मगर जमीनी स्तर पर ऐसा होता हुआ कभी देखा नहीं गया। आजादी के बाद तक बिहार पूरे भारत का 40% शुगर प्रोड्यूस करता था, और आज हाल ये है कि बिहार में शुगर मिल ना के बराबर हैं, और जो है उन्हें भी बंद कर दिया जा रहा है और उनके सिर्फ कबाड़ ही बचे हैं।
एक तो बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है, ऊपर से कोई लगाना भी नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री लगाने वाले लोगों को डराया जाता है, उनसे एक्सटॉर्शन मनी मांगा जाता है। सरकार बिहार में इंडस्ट्री को लाने के लिए कोई स्कीम लाती भी है, कुछ सब्सिडी देने का प्लान बनाती भी है, तो वो बाद में जाकर मुकर जाती है। कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आजादी के बाद इन 76 सालों में बिहार में 42 बार गवर्नमेंट बदल चुकी है, 23 नए मुख्यमंत्री आ चुके हैं। आजादी के इतने सालों में बिहार में जितने गवर्नमेंट बदले, उन्हें सिर्फ 1.5 साल मिले हैं अपने कार्यकाल के लिए, जबकि भारत में किसी भी गवर्नमेंट का एक पूरा कार्यकाल 5 सालों का होता है। बिहार के पिछड़ने के पीछे इसके भौगोलिक स्थिति को एक बड़ा दोष दिया जाता है, क्योंकि बिहार एक लैंड लॉक स्टेट है, तो इसे इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन का वो साधन नहीं मिल पाता जो कोस्टल स्टेट के पास होता है। देखो दोस्त, बिहार के लिए ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज ये मुझे सिर्फ आधा सच लगता है, क्योंकि बिहार के जैसे ही और भी स्टेट है जैसे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश जो कि लैंड लॉक है, पर उनके पास इंडस्ट्री तो भर भर के है। अभी करेंट टाइम में पंजाब के पास 10,767 से भी ज्यादा इंडस्ट्री है, हरियाणा के पास 7,500 से भी ज्यादा इंडस्ट्री है, और मध्य प्रदेश के पास तो 4,200 से भी ज्यादा इंडस्ट्री है। फिर बिहार में कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं? देखो यारो, बिहार की रीढ़ को तोड़ने का काम सन 2000 में किया गया, जब बिहार को तोड़कर एक और नया राज्य झारखंड बना दिया गया, जो अपने साथ 90% से ज्यादा जंगल, खनिज, मिनरल अपने साथ ले गया। अब बिहार में बचा तो सिर्फ लोग और उनके बुरे हालात। देखो दोस्त, बिहार के पास पोटेंशियल तो है, पर वो उसका पूरा यूज नहीं कर रहा। बिहार एक कल्चरली रिच और डाइवर्स स्टेट है, यहाँ टूरिज्म को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। देखिए, जैसे हरियाणा ने अपने गुड़गांव में किया कि उसने एक बड़ी कंपनी सुजुकी को स्थापित किया, उसके बाद वहाँ धीरे धीरे कई सारी कंपनियों का जमावड़ा हो गया, वैसे ही बिहार को जरूरत है एक बड़ी कंपनी की जो बिहार में अपना प्लांट लगाए। धीरे धीरे वहाँ भी कंपनी का जमावड़ा शुरू हो जाएगा। साथ ही बिहार को जरूरत है आईटी सेक्टर की और अच्छे एजुकेशन सिस्टम की। बिहार का एजुकेशन का हाल ये है कि आज भी यहाँ बच्चे 20 साल पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं। खैर, हम इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि कैसे बिहार का एजुकेशन सिस्टम छात्रों को आगे ले जाने के बदले पीछे ढकेल रहा है। साथ ही जरूरत है बिहार को अपने माइंडसेट को बदलने की। बिहार में ऐसा है कि हर कोई सरकारी नौकरी पाना चाहता है, मगर सरकारी नौकरी बिहार के लोगों को सिर्फ कुएं का मेंढक बना रहा है और कुछ नहीं। बिहार को जरूरत है अब एंटरप्रेन्योरशिप की। खैर, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपना विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर हमने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो उसे कमेंट में लिखिए, उसे अगली किसी वीडियो में कवर जरूर करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, फ्री का लाइक है यार, कर दिया करो। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।